गुरुग्राम, जिसे कभी गुड़गांव कहते थे और आज जिसे भारत की मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, उसका वास्तविक इतिहास मुगल सल्तनत की स्थापना और अफगान शासकों की रणनीतियों से जुड़ा है। यह वही ज़मीन है जहां कभी रेवाड़ी के एक साधारण हिंदू व्यापारी के बेटे सम्राट हेमू ने मुगलों की बेहद बड़ी फौज को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। लेकिन इस इतिहास को भूलकर लोग गुरुग्राम को सिर्फ कंक्रीट के जंगल और ऊंची सोसाइटीज़ का शहर मानने लगे हैं। ये वही शहर है जहां पर बेगम समरू जैसी ताकतवर महिला शासक हुई और अंग्रेज़ों ने कई अनोखे सोशल एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन आज जब बारिश का मौसम आता है तब सोशल मीडिया पर गुरुग्राम में करोड़ों की लग्जरी कारों के गंदे पानी में डूबने की तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। आज जब आप गुरुग्राम जाओगे तो ऊंचे कॉरपोरेट टावर्स या फिर मॉल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन असलियत ये है कि ये शहर सदियों से पुरानी खेतीबाड़ी के ट्रेडिशंस, सामंती व्यवस्था का भी शहर रहा है। आज हम जानेंगे गुरुग्राम की कहानी, जो भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट शहरों में से एक माना जाता है। कैसे एक गुमनाम और धूल भरा गांव अचानक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का गढ़ बन गया, और आज ये शहर कैसे अपने ही अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से बर्बाद हो रहा है। आखिर क्यों थोड़ी सी ही बारिश में गुड़गांव की सड़कें पानी में डूब जाती हैं और बाढ़ जैसे हालात भी हो जाते हैं। हिस्ट्री से इसका क्या कनेक्शन रहा है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। लोक कथाओं की माने तो गुरुग्राम की कहानी महाभारत काल से जुड़ती है। पांडवों और कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। ये दोनों घरानों को युद्ध, हथियार और रणनीति सिखाते थे। जब शिक्षा पूरी हुई और गुरु दक्षिणा का वक्त आया तब युधिष्ठिर ने आदर से झुककर पूछा, गुरुदेव आपकी सेवा में क्या दे सकता हूँ। द्रोणाचार्य ने तब एक छोटा सा गांव मांगा। युधिष्ठिर ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और एक गांव उन्हें भेंट कर दिया। जो गांव उन्हें दिया गया उसे नाम दिया गया गुरुग्राम, यानी गुरु का गांव। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि इस कहानी का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, न इससे जुड़ा कोई पुराना शिलालेख मिलता है और ना ही कोई पुरातात्विक सबूत मिलता है। इसी तरह एक दूसरी थ्योरी है। ये कहती है कि इस जगह का नाम शायद इसकी खेती बाड़ी की परंपरा से आया हो। गुड़ यानी एक तरह का मीठा पदार्थ और गांव यानी गांव। कहने का मतलब एक ऐसा इलाका जहां गुड़ बनता था, जहां खेती बाड़ी होती थी। साल 2016 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस शहर का नाम दोबारा गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया। अब कहानी में वापस लौटते हैं और चलते हैं वहां से जहां से इस शहर का प्रामाणिक इतिहास मिलता है। साल 1526 में जब बाबर भारत की ओर आया तो उसने पानीपत की पहली लड़ाई को जीता। यहाँ से हिंदुस्तान अगले कई 100 सालों तक मुगलों के अधीन रहने वाला था। उस समय गुरुग्राम के ग्रामीण इलाके भी इस सल्तनत की जागीर बन गए। यहाँ के लोगों को शायद पता भी नहीं चला होगा कि उनकी ज़मीन के असली मालिक अब दिल्ली के नए बादशाह हैं। इन किसानों की कमाई मुगलों के पास जाने लगी। बाबर के बाद गद्दी पर बैठे हुमायूं, लेकिन हुमायूं की किस्मत बेहद खराब थी। जल्दी ही हुमायूं को अफगान सेनापति शेर शाह सूरी ने बुरी तरह हरा दिया और दिल्ली की सत्ता छीन ली। हुमायूं को अपनी जान बचाकर ईरान भागना पड़ा। वहाँ उन्होंने शिया राजाओं से मदद ली और कई साल बाद साल 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी हासिल की। इन तमाम ऐतिहासिक और खूनी लड़ाइयों के बीच गुरुग्राम के लोकल नौजवानों को सेना में भर्ती किया गया। कुछ नौजवान युद्ध के मैदान से कभी वापस नहीं लौटे। इसी उथल पुथल के बीच इस मिट्टी ने एक बहुत ही बहादुर योद्धा को जन्म दिया, जिसे इतिहास सम्राट हेमू के नाम से जानता है। रेवाड़ी के एक साधारण हिंदू व्यापारी परिवार में जन्मा ये लड़का अपनी सैन्य सूझबूझ के दम पर धीरे धीरे एक कुशल सेना नायक बन गया। उसने कन्नौज और दिल्ली की लड़ाइयों में मुगलों की फौजों को पीछे ढकेल दिया था। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा करके खुद को स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया था। हेमू की जीत से लगने लगा था कि शायद दिल्ली की सत्ता फिर से लोकल लोगों के हाथों में होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अकबर और बैरम खान ने दोबारा मोर्चा संभाला और पानीपत की दूसरी जंग 1556 में शुरू हो गई। इस जंग में पहले तो हेमू की सेना काफ़ी आगे थी और जीत रही थी, लेकिन अचानक एक तीर हेमू की आंख में लग गया। इस एक तीर ने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल कर रख दिया। हेमू घायल हो गए और सेना में भगदड़ मची। मुगलों ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस दौरान मुगलों ने हेमू की सेना में शामिल गुरुग्राम और इसके आसपास के गांवों के नौजवानों को बेरहमी से कुचल दिया। आज पानीपत के शोधापुर गांव में हेमू की समाधि बिना किसी राजकीय सम्मान के सिर्फ जंगली झाड़ियों और टूटी दीवारों के बीच दफन है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाला गुरुग्राम अपने इतिहास के सबसे वीर योद्धा के ऐतिहासिक निशान तक को नहीं सहेज पाया।
खैर, कहानी में आगे बढ़ें तो वक्त बीतता गया। 18वीं सदी में जब मुगलों और मराठों का पतन शुरू हुआ, तब इस वैक्यूम के बीच एक चालाक जर्मन भाड़े के सैनिक की एंट्री हुई। इनका नाम था वॉल्टर रेनहोल्ड सोम्ब्रे। सोम्ब्रे पैसे के लिए किसी से भी जंग लड़ सकते थे। इन्होंने अपनी तलवार से आज के झारसा और बादशाहपुर के इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये उनकी अपनी मिलिट्री छावनी थी। लेकिन 1778 में एक बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। इसके बाद कमान संभाली उनकी दूसरी पत्नी फरजाना ने। इतिहास फरजाना को आज बेगम समरू के नाम से जानता है। समरू कभी एक साधारण तवायफ थी, लेकिन उनकी बेहतरीन कूटनीति के दम पर वो बहुत बड़ी रियासत की शासक बन बैठी। बेगम समरू ने गुरुग्राम के इसी इलाके में एक आलीशान महल बनवाया था। ये महल दिखने में पूरी तरह यूरोपियन स्टाइल का था, लेकिन इसके अंदर की सजावट पूरी तरह हिंदुस्तानी अंदाज में की गई। यहीं से बैठकर बेगम समरू अपनी रियासत का शासन चलाती थी। साल 1839 में जब बेगम समरू का निधन हुआ, तब अंग्रेज़ों ने पूरी चालाकी और कानूनी दांवपेच का सहारा लिया और इस पूरी रियासत को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1803 में ही गुरुग्राम पर औपचारिक तौर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बेगम के रहते वो पूरी तरह हावी नहीं हो पाए थे। अंग्रेज़ों ने बेगम के उस आलीशान महल को ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर बना दिया और लोकल शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। साल 1920 के दशक में यहाँ एक नए ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर फ्रैंक लुगार्ड ब्रेन की एंट्री हुई। ब्रेन ने गुरुग्राम के गांवों की हालत सुधारने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की। इसे गुरुग्राम एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के तहत ब्रेन ने बैलगाड़ियों की पहियों में लोहे की पट्टियां लगवाई ताकि वो लंबे समय तक चल सके, किसानों का खर्च कम हो सके। इन्होंने अनाज को कीड़ों और नमी से सुरक्षित रखने के लिए कंक्रीट के बड़े बड़े ग्रेन स्टोरेज बॉक्स बनवाए। ब्रेन ने गांव की लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत जोर दिया और गांवों में सहकारी बैंक खुलवाए ताकि लोग साहूकारों के चंगुल से बच सकें। इसके साथ ही साफ सफाई को लेकर भी बेहद कड़े नियम लागू किए गए। लेकिन जैसे ही उनका ट्रांसफ़र हुआ, सब कुछ पहले जैसा हो गया। इस नाकामी के बाद अगले 5 दशकों तक ये इलाका पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में शांत रहा। आज़ादी के बाद देश में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। देश को आगे ले जाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण की हलचल थी। ऐसे माहौल में गुरुग्राम के मॉडर्न काया पलट की स्क्रिप्ट भी लिखी गई। 1970 के दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का राजनीति में कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उनके पास सत्ता की अनलिमिटेड ताकत थी। इसी ताकत के दम पर उन्होंने आम भारतीयों के लिए एक बेहद सस्ती और छोटी कार मारुति बनाने का सपना देखा। इस कारखाने के लिए फरीदाबाद एक बहुत बढ़िया जगह हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पहले से ही एक इंडस्ट्रियल माहौल मौजूद था। लेकिन संजय गांधी ने फरीदाबाद को सेलेक्ट नहीं किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल वजह थी। फरीदाबाद में उस वक्त मजदूर यूनियनें बहुत ताकतवर थी और वहाँ अक्सर हड़तालें होती रहती थी। संजय गांधी को इस तरह की यूनियन से सख्त नफरत थी। इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए गुरुग्राम के शांत और एग्रीकल्चर प्रधान इलाके को चुना, जहाँ कोई यूनियन नहीं थी, और यहीं से इस शहर की किस्मत हमेशा के लिए पलटने वाली थी। संजय गांधी के इस निजी ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री बंसीलाल ने राज्य की पूरी सरकारी मशीनरी को उनके पैरों पर लाकर रख दिया। प्रशासन ने बिना किसी ठोस पुनर्वास योजना के यानी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के करीब 300 एकड़ सबसे उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कर दिया। संजय गांधी जब तक जिंदा रहे, मारुति प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल होता रहा। कार के जितने भी प्रोटोटाइप बनाए गए, वो सड़कों पर टेस्ट रन के दौरान बार बार फेल होते रहे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि उन्होंने जर्मनी से चोरी छिपे एक इंजन भी मंगवाया, लेकिन वो भी इस गाड़ी में फिट नहीं बैठ पाया। 1977 आते आते ये पूरी कंपनी घाटे के चलते बंद हो गई और कारखाने के गेट पर ताला लटक गया। लेकिन असली हिस्टोरिकल मोड़ आता है साल 1981 में। भारत सरकार ने इस साल इस बंद पड़ी फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के लिए जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ एक बड़ा समझौता किया। साल 1983 में जब देश की पहली मारुति 800 कार बनकर तैयार हुई और उसकी चाबी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरपाल सिंह को सौंपी, तब इस पूरे इलाके की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। धान और गन्ने के खेतों की जगह देखते ही देखते बड़ी बड़ी ऑटो पार्ट्स फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ले ली। गुरुग्राम रातों रात देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब बनकर उभरने लगा। हीरो मोटोकॉर्प, होंडा और BMW जैसी बड़ी कंपनियों ने यहाँ अपने कारखाने स्टैब्लिश किए। ठीक यही वो टाइम था जब गुड़गांव के बगल में मौजूद देश की राजधानी दिल्ली में एक क्राइसिस चल रही थी।
यहाँ आबादी बढ़ रही थी और रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही थी। दिल्ली में नियम कानून सख्त थे, जिससे बिल्डर्स परेशान थे। उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ बहुत ज़्यादा नियम कानून आड़े न आए। इस नीड को पूरा किया गुरुग्राम ने। आपने नाम सुना होगा रियल एस्टेट कंपनी DLF का। इसके कर्ता धर्ता थे KP सिंह। इन्होंने एक ऐसा गेम खेला जिसने नींव रखी आज के गुरुग्राम की। साल 1980 के दशक में गुरुग्राम के ग्रामीण इलाकों में अचानक एक अफवाह बहुत तेजी से फैलाई गई। अफवाह ये कि सरकार यहाँ एक हाईटेक जापानीज सिटी बनाने जा रही है। इस अफवाह में दावा किया गया कि यहाँ जापानीज बुलेट ट्रेनें चलेंगी, स्मार्ट बसें होंगी और चारों तरफ विदेशी सुविधाएं होंगी। इस अफवाह ने ज़मीन के मालिकों और दलालों के बीच एक अजीब सी घबराहट और एक एक्साइटमेंट पैदा कर दी। KP सिंह खुद गाँव में जाते थे और किसानों के घरों में खाट पर बैठते थे। लोकल किसानों से वो ठेठ हरियाणवी में बात करते थे। उन्होंने किसानों को समझाया कि ज़मीन को बेचकर जो पैसा मिलेगा, अगर उसे वो वापस DLF के प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो उनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ेगा। इस टाइम पर दिल्ली में रियल एस्टेट में ज़्यादातर लैंड डील्स ब्लैक मनी और कैश में होती थी। DLF ने इस प्रोसेस की जगह सीधे चेक के जरिए पेमेंट करनी शुरू की। ये बहुत ही क्लियर और साफ सुथरा प्रोसेस था। लोगों का इससे भरोसा बढ़ा और किसान अपनी ज़मीनें खुद बिल्डर्स को देने लगे। इस तरह बिना किसी सरकारी मास्टर प्लान के एक प्राइवेट कंपनी ने शहर की ज़मीनों पर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। इसी कड़ी में 1980 में एक ऐसा काम हुआ जिसने गुरुग्राम को और भी हाईलाइट कर दिया। ITC लिमिटेड के चेयरमैन अजीत नारायण हक्सर अपने होटल मौर्य शेरेटन के लिए पानी की किल्लत से जूझ रहे थे। हज़ारों लीटर पानी की ज़रूरत थी जो दिल्ली सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। इस खराब हालत के बीच हक्सर को एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट से पता चला कि गुरुग्राम के पास नथुपुर गांव के ठीक नीचे पानी का एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स मौजूद है। हक्सर ने बिना कोई देरी किए इस गांव में करीब 13 एकड़ ज़मीन सीधे किसानों से अच्छा खासा पैसा देकर खरीद लिया। उनका प्लान था कि यहाँ ट्यूबवेल लगाकर पानी के टैंकरों के जरिए दिल्ली के होटल तक पानी ले जाया जाए। इसके कुछ वक्त बाद हक्सर विदेश यात्रा पर गए तो उन्होंने वहाँ पहली बार वेस्टर्न स्टाइल की बहुत ही सेफ और बंद कॉलोनी का कॉन्सेप्ट देखा, जहाँ बाहरी दुनिया से अलग अपनी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थी चार दीवारी के अंदर। हक्सर ने भारत लौटकर आर्किटेक्ट रमेश खोसला और अपने एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर राधे श्याम अग्रवाल के साथ मिलकर साल 1989 में गार्डन स्टेट नाम की एक अनोखी सोसाइटी बनानी शुरू की। ये भारत की पहली ऐसी लग्जरी गेटेड कम्युनिटी थी जिसने देश की अमीर क्लास को एक नई लाइफ फिलॉसफी दिखाई। इस सोसाइटी ने अमीरों को बताया कि वो पैसे के दम पर सरकार का जो खराब सिस्टम है और जो टूटी सड़कें हैं उससे अलग अपना एक प्राइवेट और 24 घंटे बिजली पानी वाली पैरेलल दुनिया खरीद सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के प्लॉट्स उस ज़माने में DLF के मुकाबले कहीं ज़्यादा महंगे थे, लेकिन दिल्ली की अमीर क्लास ने इस चीज़ को हाथों हाथ लिया। साल 1991 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो इसने गुरुग्राम के प्राइवेट विकास मॉडल को ग्लोबल पंख लगा दिए। केंद्र सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए देश के दरवाजे खोले तो हरियाणा सरकार ने मल्टीनेशनल कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स में अच्छी खासी छूट दी और कागजी कार्रवाई आसान कर दी, यानी लाइसेंस वगैरह। ये शहर दिल्ली एयरपोर्ट के पास था, इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी ये जगह जैकपॉट जैसी लगने लगी। 1997 में फिर जनरल इलेक्ट्रिक्स यानी GE ने पहला BPO सेंटर शुरू किया जो कि काफ़ी कामयाब रहा। इसके देखा देखी फिर IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन और डेल जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां यहाँ पहुँच गई। उद्योग विहार और गोल्फ कोर्स रोड एक बड़ा टेक हब बन गए। 2013 में इसके बाद 1,80,000 स्क्वायर फीट में फैला साइबर हब इस नए कॉरपोरेट एलीट का सेंटर बन गया। आज साल 2026 में भी गुरुग्राम 250 से ज़्यादा फॉर्च्यून कंपनी का घर बना हुआ है। ये सब बाहर से देखने में किसी आर्थिक चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन इस बेहिसाब दौलत और कांच की इमारतों के पीछे कुछ भयानक खतरों को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा था इस शहर के बनने के साथ ही। निजी बिल्डर्स ने आलीशान मॉल्स खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी रातों रात, लेकिन शहर के बुनियादी ढांचे पर ध्यान ही नहीं दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि गुरुग्राम भारत का इकलौता ऐसा बड़ा शहर था जिसे बिना किसी नगर निगम के बसाया गया, यानी कि यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी की शुरुआत में थी ही नहीं। साल 2008 तक यहाँ कोई चुनी हुई लोकल गवर्नमेंट भी नहीं थी। पूरा शहर सिर्फ प्राइवेट कंपनीज और बिल्डर्स के भरोसे छोड़ दिया गया। प्राइवेट बिल्डर्स ने अपने मुनाफे के लिए इमारतें बनाई, लेकिन पब्लिक सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम पर एक भी रुपया ढंग से खर्च नहीं किया गया। जो नेचुरल नाले बारिश के पानी को बाहर निकालते थे, बिल्डर्स ने उन्हें मिट्टी और कंक्रीट से भरकर उन पर इमारतें खड़ी कर दी। पानी के निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इसका सबसे भयंकर और डरावना नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा 28 जुलाई 2016 को।
इस दिन को लोग आज भी गुरुग्राम के नाम पर गुरुजाम के नाम से याद करते हैं। इस दिन सिर्फ 2 घंटे बारिश हुई और पूरी मिलेनियम सिटी की धज्जियां उड़ गई। ये शहर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चोक हो गया। मेन नेशनल हाईवे पर पानी का समंदर नजर आने लगा और सड़कों पर गाड़ियां पूरी तरह से डूब चुकी थी। लोगों ने अपनी करोड़ों की गाड़ियां हाईवे पर लावारिस छोड़ दी और पैदल अपने घरों की ओर भागने लगे। ये क्राइसिस सिर्फ सड़क के पानी तक ही नहीं रहा, बल्कि पूरे शहर की लाइफ लाइन ही खतरे में आ गई थी एक तरह से। साल 2016 के उसी दौर में जाट आरक्षण भी अपने पीक पर था। इस दौरान हिंसक प्रदर्शनकारियों ने मुनक नहर को तोड़ दिया। तब इस शहर का असली और बेबस चेहरा भी सामने आया। इस मिलेनियम सिटी के सबसे पॉश इलाकों में लगातार 10 दिनों तक नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं आई। करोड़ों के फ्लैट्स में रहने वाले लोग पानी के प्राइवेट टैंकर माफियाओं के रहमो करम पर जीने को मजबूर हो गए। इस एक इवेंट ने बताया कि गुरुग्राम बाहर से जितना चकाचौंध वाला दिखता है, वो बुनियादी तौर पर उतना ही खोखला है। इसी इम्बैलेंस ने यहाँ क्राइम को भी बढ़ावा देने में भूमिका निभाई। साल 2018 में एक बेहद बिजी बाजार के बीच एक सिटिंग जज की पत्नी और उनके बेटे को उनके ही सरकारी सुरक्षाकर्मी ने सरेआम गोलियों से भून दिया। इन घटनाओं ने साबित किया कि ऊंची दीवारों और प्राइवेट गार्ड्स के भरोसे जो सिक्योरिटी अमीरों ने खरीदी, वो बस एक तरह का इल्यूजन थी, भ्रम थी। इसी आर्थिक असमानता ने धीरे धीरे धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव का रूप भी लेना शुरू किया। साल 2018 में हिंदू संगठनों ने शहर के पब्लिक पार्कों और खाली जमीनों पर खुले में नमाज पढ़ने का हिंसक विरोध करना शुरू कर दिया। इसके चलते हर शुक्रवार को शहर में पुलिस छावनी जैसे हालात बनने लगे थे। इस क्रैकडाउन और हिंसा के डर से गुरुग्राम के कचरा प्रबंधन की रीढ़ माने जाने वाले हजारों बंगाली कचरा बीनने वाले मजदूर रातों रात अपनी झुग्गी झोपड़ी छोड़कर शहर से भाग गए। रिजल्ट ये हुआ कि जिन आलीशान सोसाइटीज़ में लोग करोड़ों के फ्लैट्स में रहते हैं, वो महज 3 दिनों के भीतर अपने ही कचरे के सड़ते ढेर के नीचे दबने लगे। ये शहर का सबसे कड़वा और नंगा सच है कि इस पूरी कॉरपोरेट चकाचौंध में इन अदृश्य और बेहद शोषित मजदूरों की रीढ़ जो टिकी हुई है, उस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। आज सिचुएशन ये हो चुकी है दोस्तों, अगर आज के गुड़गांव को देखें कि लोकल बिल्डर्स और सट्टेबाज ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा नेक्सस बाजार को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। ये ट्रेडर्स नए प्रोजेक्ट से लॉन्च होते ही केवल 20% की बुकिंग अमाउंट देकर थोक में फ्लैट्स बुक कर लेते हैं और बाजार में ये इल्यूजन पैदा करते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट पहले ही दिन सोल्ड आउट हो गया। इस आर्टिफिशियल मांग के कारण प्रॉपर्टी की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर चली गई हैं और आज गोल्फ कोर्स रोड पर रेट बहुत ज़्यादा ऊंचे हो चुके हैं। इस सट्टेबाजी के खेल के चलते आज 40 से 50 लाख रुपए सालाना कमाने वाला एक ईमानदार प्रोफेशनल भी इस शहर में अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदने का सपना नहीं देख पा रहा है। यही मेन रीज़न है कि यहाँ का प्रीमियम टैलेंट अब तेज़ी से इस शहर को छोड़ रहा है और वो नोएडा या ग्रेटर नोएडा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा सिनेमा की नज़र से अगर देखें तो द वाइट टाइगर मूवी अगर आपने देखी है तो इस तरह की मूवीज़ इस शहर के अंदर छिपी अमीर और गरीब की खाई को खास तौर पर दिखाती हैं। अगर आपने NH-10 देखी है तो यहाँ भी ये दिखाता है कि कैसे कॉरपोरेट टावर्स की चमक से महज एक हाईवे दूर आज भी सदियों पुरानी सामंती और पितृसत्तात्मक सोच हावी है। आज मास्टर प्लान के अभाव में गुरुग्राम एक भयानक शहरी अलगाव का शिकार बन चुका है। एक तरफ वो आलीशान सोसाइटीज़ हैं जहां स्विमिंग पूल और गोल्फ कोर्स रोड हैं, ठीक उनके बगल में वो गरीब ग्रामीण बस्तियां हैं जहां इन सोसाइटीज़ का पूरा मल और गंदा सीवेज सीधे डंप कर दिया जाता है। इस जानलेवा लापरवाही ने यहाँ के पूरे एनवायरनमेंट और ज़मीन के नीचे के पानी को जहरीला बना दिया है। गुरुग्राम की पूरी दास्तान हमें एक बहुत ही कड़वा और डरावना सबक सिखाती है। केवल कंक्रीट की ऊंची इमारतें खड़ी कर देने और कांच के कॉरपोरेट टावर्स बना देने से कोई भी शहर मॉडर्न नहीं बन जाता। बिना किसी ठोस प्लानिंग के और सोशल जस्टिस के किया गया विकास अंततः एक खूबसूरत विनाश का ही दूसरा नाम है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को गुरुग्राम की पूरी हिस्ट्री पता चल सके। अगर आप कभी गुरुग्राम में रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। मैं खुद 2 साल वहाँ पर रहा हूँ और मैंने इस पूरी रियलिटी को अपनी आँखों से बहुत ही क्लोजली देखा है। किस तरह से महंगे महंगे फ्लैट वहाँ पर बिकते हैं, किस तरह से PG या फिर जो रूम है वहाँ पर किस तरह से महंगाई दिखाई जाती है, कितना महंगा सब कुछ है हो गया है आज के दौर में गुड़गांव। अगर आप ये सब महसूस करते हैं तो कमेंट अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।